और यूपीएससी के सेकंड प्रीलिम्स में भी हाथ बहुत काँप रहा था और ओएमआर फिल नहीं हो रहा था। भले ही मैं फेल हो जाऊँ कोई बात नहीं, मैं डरूंगा तो नहीं। अगर मैं यूपीएससी 2020 की बात करूँ तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन मैंने घर से ही किया। बट मैं अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ था वो डरने की वजह से ही ख़राब हुआ था। जब बीपीएससी का मैं लिख रहा था मेंस, तो मेरे हाथ बहुत काँप रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। यूपीएससी का कल रिजल्ट आया। शाम को 771 कैंडिडेट ऑफिसर बने। आपको बता दें हमारे साथ हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी। आपको बताते चले 64वीं बीपीएससी में इनका 1 रैंक आया था और यूपीएससी 2020 में भी 339 रैंक आया है और ज़्यादा संभावना है इनका आईपीएस जो है कैडर मिलेगा। अब वो स्टेट कौन सा मिलता है वो तो बाद में ट्रेनिंग के बाद हैदराबाद जाने में पता चलेगा। हमारे साथ ओम प्रकाश जी ही हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूपीएससी भी निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बधाई के लिए। और सबसे पहला प्रश्न, यूपीएससी कहा जाता है बड़ा ही अनसर्टेन एग्जाम है। आपने पिछले साल बीपीएससी टॉप किया, क्या आपको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा यूपीएससी में? देखिए, यूपीएससी या फिर बीपीएससी में अनसर्टेनिटी तो रहता है, बट बड़ा ही अनसर्टेन एग्ज़ाम तो मैं कंसीडर नहीं करता इसको। सर्टेनिटी का लेवल रहता है तीनों ही स्टेज पे, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। एक बेसिक प्रिपरेशन तो अगर आप कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत सर्टेनिटी रहता है कि हो जाएगा। जैसे मैं बिल्कुल उम्मीद था कि मेरा इस बार होना चाहिए, बट रैंक का उम्मीद नहीं लगा सकते और थोड़ी बहुत इसका भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि हो ही जाएगा। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहता है, उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, ये आपने पहले आईआईटी से किया, बीटेक किया, आपने जॉब किया आप 4-5 साल, फिर उसके बाद आप घर से ही तैयारी किए या फिर कोचिंग का सहारा लिए, इंटरनेट से फिर पढ़ाई किए, या फिर थ्रोली जो कहा जाता है परंपरागत स्टडी होता है कि रेफरेंस बुक लिए और पढ़ना शुरू किए क्वेश्चन बैंक और सिलेबस के साथ? देखिए, शुरुआत में तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था और जॉब के बाद मेरे को काफ़ी सेविंग था, तो मैं दिल्ली गया था। इनफैक्ट कोचिंग ज्वाइन करने भी गया था, बट वो लेट हो गया था, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पाया था। तो मैंने सेल्फ स्टडी को एक बार ट्राई करने के लिए सोचा। मैथमेटिक्स के लिए ज्वाइन किया था, बट सेल्फ स्टडी को वहाँ पे भी प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि सेल्फ स्टडी से बेहतर मैथमेटिक्स कर सकता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का तो बैकग्राउंड है टीचिंग का। मैं फैकल्टी रहा हूँ 5 ईयर से ज़्यादा के लिए। तो सेल्फ स्टडी का प्रिपरेशन रहा था। 1-1.5 साल दिल्ली में रुका हूँ मैं, लेकिन 1-1.5 साल के बाद जो अभी 2 साल से ऊपर का पीरियड है वो तो मैं बिल्कुल घर पे था। अगर मैं यूपीएससी 2020 की बात करूँ तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन मैंने घर से ही किया। और जो प्रीलिम्स मेंस का प्रिपरेशन है वो तो ट्रेडिशनल तरीके से ही किया है कि रेफरेंस बुक लिया, टेस्ट सीरीज़ लिया। हाँ, ये सब कुछ डाउनलोड करना पड़ता है तो फिर गूगल का हेल्प लेते हैं। जहाँ तक पर्सनालिटी टेस्ट की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो वहाँ पे मैं यूट्यूब का भी बहुत सहारा लिया हूँ। तो मैंने देखा है कि घर से भी प्रिपरेशन हो सकता है, जैसे कि यूपीएससी 2020 वाला एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने इंटरव्यू का बात किया, आपने किसके बोर्ड में था, कब था इंटरव्यू और कैसा रहा? बीपीएससी का इंटरव्यू और यूपीएससी के इंटरव्यू में आपने क्या अंतर देखा है, समानता क्या क्या था? इस बार का जो बोर्ड था वो सत्यवती मैम का था और सेकंड राउंड में था मेरा। फर्स्ट के बाद सेकंड था, तो मेरे को 15 मिनट्स के लिए बाहर बैठा दिया गया था। तो हार्ट बीट तो तेज़ हो गया था, बट मैं अपने आप को समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू ख़राब हुआ था वो डरने की वजह से ही ख़राब हुआ था। क्योंकि डरने की वजह से आपका बिलो एवरेज चला जाएगा परफॉर्मेंस, और अगर आप डरते नहीं हैं तो आपका एवरेज परफॉर्मेंस तो आना ही आना है। तो मैं अपने अंदर से डर निकाला, मैंने बहुत तरीके से समझाया और वो अच्छे मोमेंट्स को भी याद किया जिसमें कि मैं खो जाऊं और यूपीएससी का डर निकल जाए। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था, उसी तरीके से जिस तरीके से मैं बीपीएससी में नहीं डर रहा था। आराम से गया, बोर्ड को एड्रेस किया, बैठा और जो भी वो सवाल पूछ रहे थे उनका जवाब दे रहा था। मैं बहुत प्रिपेयर्ड था कि आप 4 घंटे बैठा लीजिए, 5 घंटे बैठा लीजिए, कोई इशू नहीं, हम जवाब देने के लिए तैयार। अब चूँकि वो इंटरव्यू इतना कंफर्टेबल चला था कि मुझे लगा कि बहुत जल्दी इंटरव्यू ख़त्म हो गया। हाँ, तो बहुत अगर प्रेशर रहेगा तो फील होता है, अदरवाइज चला होगा 20 to 25 मिनट्स तो चला ही होगा। तो अच्छा, बीपीएससी में और यूपीएससी में आप लोग को क्या अंतर लगा? धौलपुर हाउस का एक टेंशन थोड़ा ज़्यादा होता है, और स्टैंडर्ड कैसा था दोनों में? देखिए, चूँकि इस बार ना ज़्यादातर जो इंटरव्यू के सवाल हैं वो डेफ बेस्ड ही हैं, मतलब जो बैकग्राउंड है उसी से सवाल निकल के आ रहे हैं। और इसी तरीके का कुछ बीपीएससी के भी अंदर था, तो ज़्यादा डिफरेंस तो मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ।
और मैंने देखा कि जिस तरीके से मैंने बीपीएससी में परफॉर्म किया था, सिमिलरली उसी तरीके से मैंने यूपीएससी दे के आया था। तो मेरे को ये आइडिया था कि एबव एवरेज तो होगा ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है वहाँ पे। ओम प्रकाश जी, आपसे मैंने पीटी के समय में एक प्रश्न बहुत बार किया था कि मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए बीपीएससी में और टॉप 10 में मैथमेटिक्स वाले ही रहे हैं। यूपीएससी में ये पैटर्न कुछ बदला बदला नज़र आया। आईआईटी के टॉपर हैं लेकिन एंथ्रोपोलॉजी से हैं, सेकंड टॉपर वो भी सोशियोलॉजी से हैं। क्या कहना है, आखिर क्यों ये भी वेरिएशन, क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों वेरिएशन क्यों है? देखिए, तो बहुत स्पष्ट है। मैंने बीपीएससी भी दिया है और यूपीएससी भी दिया है मैथमेटिक्स ऑप्शनल के साथ। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी से बहुत बड़ा है। उस सिलेबस को मैंने पूरा कवर तो किया लेकिन उसमें बहुत बहुत डिफ़िकल्टी आई। लेकिन जो बीपीएससी सवाल पूछते हैं वो बहुत ही नैरो डोमेन से पूछते हैं और बहुत आसान पूछते हैं। मैं इनफैक्ट 65 बीपीएससी लिख रहा था तो उसको चेक 2 बार रीचेक कर लिया था विद इन पीरियड, विद इन टाइम लिमिट। वही आप यूपीएससी में देखिए तो आपको पेपर कंप्लीट ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पेपर इतने लेंदी और टफ थे इस बार कि अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जिनको मैं जानता हूँ कि वो टॉपर्स रहे हैं, वो मेंस तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। और मैं देख रहा हूँ जो रिज़ल्ट आया है उसमें टॉप 100 में इक्का दुक्का कोई मैथमेटिक्स के होंगे, अदरवाइज तो नहीं होंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो स्कोर होगा एक तो पहले से ही कम हुआ होगा क्योंकि एरर प्रोन था इस बार सवाल, ऊपर से स्केलिंग हो गया होगा। तो मुझे लगता है ना कि ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड स्केलिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये आपने सर्विस चॉइस कौन कौन सा दिया था बीए इंटरव्यू के समय में? देखिए, मेरी फर्स्ट चॉइस तो सर्विस में आईएएस की है और दूसरी चॉइस आईपीएस की है। तीसरे नंबर पे मैंने फॉरेन सर्विस रखा था क्योंकि मेरे को अपनी ही कंट्री में रह करके कंट्री की सर्विस देना था। फॉरेन को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था मैं। उसके बाद फिर आईटी सर्विसेज और बाकी जो सर्विसेज हैं। अच्छा, इंटरव्यू में इसको लेके प्रश्न नहीं किया गया कि आपने तीसरे स्थान पर आईएफएस को क्यों डाला? जनरली देखा जाता है तो पहले या दूसरे स्थान पे लोग डालते हैं इसे। देखिए, सवाल करने का स्कोप तो वहाँ पे बहुत है, लेकिन ऐसा होता है ना कि वो जो सवाल करते रहते हैं उसमें टाइम ही नहीं बचता कि वो सारा सवाल कर सके। तो ये सवाल तो नहीं पूछा गया था। अच्छा, ये नहीं पूछा गया। अच्छा, ये बताइए कि पीटी जो है खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ा ही अभी देखा जा रहा है कि टफ हो जा रहा है अभी पीटी का एग्ज़ाम। जैसे कि सीसेट जब से आया तब से देखें तो हम जैसे पटना विश्वविद्यालय से, बिहार के विश्वविद्यालयों से जो ग्रेजुएशन किए, उन लोगों का संख्या बहुत कम होते जा रहा है यूपीएससी में। क्या वजह क्या मान रहे हैं? क्या यूनिवर्सिटी में खैर तो पढ़ाई नहीं होता है? दूसरा है कि अगर उनको अपने से प्रिपरेशन करना हो जिस तरह आपने किया तो क्या उनको आप राय देना चाहेंगे? देखिए, जो सीसेट का पेपर है उसमें मैं धोखा खाते खाते बचा हूँ। एक बार मुझे लगा कि मैं 100% सवाल करके आऊँगा तो मैं पैसेज ट्राई कर रहा था। वो पैसेज इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है और पैसेज के बेसिस पे तो आप सीसेट क्लियर नहीं कर सकते। आपको मैथमेटिक्स आना ही चाहिए। तो वो इस तरीके से सीसेट का पेपर डिज़ाइन है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी ही चाहिए। और मुझे भी लगता है कि 10th तक का जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के टेटर के लिए तो आनी चाहिए। जो आईएएस आईपीएस में जा रहे हैं 10th तक का बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर 10th तक का मैथमेटिक्स आता है उनको पैसेज टच करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैथमेटिक्स के दम पे ही सीसेट निकाल सकते हैं। मैं इजीली करता हूँ, मैं सीसेट में पैसेज का बहुत कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। जो इजी क्वेश्चन होते हैं मैथ्स का उसी को बना लेता हूँ, आराम से वो सीसेट क्लियर हो जाता है। अच्छा, ये फिर से जैसे कि मेंस के बारे में कहा जा रहा है कि मेंस काफ़ी ट्रिकी हो गया है अभी, कि आप जो है कि किस पोर्शन को करना है। मीन्स यूपीएससी में ये कहा जाता है ना कि जितना आपको ज़रूरी है जानना कि क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी है जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो वो क्या मेंस के समय में क्या ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए, जैसे पेपर लिखते समय में कैसे लिखना चाहिए? क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, समय कम रहता है, कैसे उसको मेंटेन कैसे करना है? ये बहुत बढ़िया बात है कि ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि पढ़ने का तो कोई लिमिट ही नहीं है। और इसी के लिए तो गाइडेंस चाहिए होता है कि कोई बता दे या फिर खुद से ही समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आ सके। तो जो मेंस की बात है ना, उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है उसमें ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपके बेसिक जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे इकोनॉमिक्स की हो या फिर पॉलिटी की हो या फिर सोशल जस्टिस की हो, वो क्लियर होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर में बात करें उसके कई डायमेंशंस हैं, वो सारा का सारा सिलेबस में मेंशन है। वो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और कुछ आपका हद तक करंट अफेयर प्रिपेयर्ड है, करंट अफेयर के जो बड़े बड़े टॉपिक्स आ रहे हैं अगर वो प्रिपेयर्ड है तो आप इजीली मेंस में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने करंट अफेयर्स की बात की, कौन से मैगजीन
और पेपर को आपने प्रमुखता से पढ़ा, और क्या जो व्यूवर हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या राय देना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए मैगजीन तो जैसे कि जो स्टैंडर्ड मैगजीन्स बताई जाती है, योजना, कुरुक्षेत्र, मैंने तो एक भी नहीं पढ़ा है, मैगजीन तो रेफ़र नहीं किया है। और न्यूज़पेपर भी मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक्स अच्छा होना चाहिए और बेसिक्स को अप्लाई करने आना चाहिए, बेसिक्स पे ध्यान दिया है। और किसी एक कोचिंग का उनका जो करंट अफेयर का मटेरियल है उसको थोड़ा सा अच्छे से करने का प्रयास किया है। और मुझे लगा कि उससे क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता है, बट वो बेसिक के साथ इंटरलिंक्ड होता है, तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है, जिसको कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि 20 में 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, बट जितना बाकी लोग को आता है उतना मेरे को भी अगर आ गया तो आराम से मेंस का जो जनरल मार्क्स होता है वो अचीव किया जा सकता है। जो योजना, कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ते हैं वो बेसिकली लोग एसए के लिए रेफ़र करते हैं, बट एसए भी बहुत सब्जेक्टिव है। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ऐसा है कि एक एसए लिखा था मैंने, और मैं डायरेक्ट यूपीएससी में एसए लिखा था, और मेरे को लगा था कि बहुत ही बेकार एसए लिखा हूँ, स्टिल 132 मार्क्स आया था। बहुत बेकार इसलिए लगा था कि मुझे लगा था कि बहुत अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग वहाँ पे लिखना चाहिए, बट मुझे लगता है कि यूपीएससी में जो मेंस का पेपर होता है उसमें सिंपल इंग्लिश की ज़रूरत है और सिंपल सेंटेंसेस की ज़रूरत है, ताकि वो ईज़िली आपके आइडियाज़ को परसीव कर सकें। अच्छा, ये आपने बात किया कि जो योजना, कुरुक्षेत्र, मैंने ये सब नहीं पढ़ा था, लेकिन कहा जाता है कि फिर मेंस यूपीएससी जो है वो करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा करना होता है, देश दुनिया से एकदम टच में रहना पड़ता है, तो क्या ये फिर इसको कैसे आपने किया? अगर इस चीज़ को लेकर दुविधा हो कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा करना होता है स्पेशली मेंस में, तो सिंपल सी बात है कि आप मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, आप उसको देखिए कि कितना वेरिएशंस हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन के आसपास देखते हैं कि बेसिक से है और 4 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से है, आप उसमें देखिए कि कितना बेसिक नॉलेज से उसको कवर कर सकते हैं। करंट का सवाल है, जैसे लेट से अगर जल शक्ति का कोई सवाल आया है कि जल शक्ति योजना में क्या हो सकता है, आपने वो योजना नहीं भी पढ़ा है तब भी आप उसको एड्रेस कर सकते हैं एवरेज मार्क्स के लिए, क्योंकि जल शक्ति में क्या होगा, फिर वाटर कंजर्वेशन होगा, वाटर शेड मैनेजमेंट होगा, इस तरीके का रहता है। तो एक आइडिया रहता है, बेसिक आइडिया, जिससे कि हम क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं। जहाँ 5 मिलना चाहिए वहाँ 4 मिल जाएगा या 4.5 मिल जाएगा, इस तरीके से करते हैं तो मेंस का कवर हो जाता है। ओम प्रकाश जी, एक मैं अपना भी शेयर करना चाहता हूँ, और सब मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ होता है, आपको भी हुआ होगा कहीं। आप पीटी दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, या फिर आपने इंटरव्यू दिया, एक प्रश्न देखने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, उस समय ऐसा लगता है, धड़कन मरने लगता है कि अरे इतना बचा हुआ है, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, फिर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा रहता है, कैसे कर पाएंगे, ये जो टेंशन होता है कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन देते समय में ये हमेशा होता है, यूपीएससी खासकर। देखिए मैं सच बताऊं तो जब बीपीएससी का मैं लिख रहा था मेंस, तो मेरे हाथ बहुत काँप रहे थे, और यूपीएससी का भाई 2 बार प्रीलिम्स लिखा रहा था तो मैं बहुत टेंशन में था, और यूपीएससी के सेकंड प्रीलिम्स में भी हाथ बहुत काँप रहा था और ओएमआर फिल नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरा डरने की वजह से इंटरव्यू ख़राब हुआ तब मुझे बहुत धक्का लगा, और मुझे लगा कि अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, भले ही मैं फेल हो जाऊँ कोई बात नहीं, मैं डरूंगा तो नहीं। तो मैं 2020 का जब प्रीलिम्स लिख रहा था, कोई डर नहीं, मेरे को दिख रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, स्टिल मैंने अपने आप को समझाया डरने की कोई ज़रूरत नहीं, काम रहो और सवाल जितना अटेम्प्ट होता है अटेम्प्ट करो, क्योंकि हो सकता है कि हम ज़्यादा अटेम्प्ट करें वो गलत हो जाए, ऐसा तो हम रिज़ल्ट पे तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। तो यूपीएससी 2020 का मैंने देखा, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक डर को एकदम दूर रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सीधा फिलॉसफी रहा है, होना रहेगा तो हो जाएगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा, डरने से तो ख़राब ही होगा, डरने से तो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो जिस मोमेंट पे डरा है उसी मोमेंट पे उसको अटैक करना है, नहीं डरना है, भले ही फेल हो जाए कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी, आपने इंटरव्यू दिया, लगभग 2000 कैंडिडेट आपके साथ इंटरव्यू दिए, 1300 के आसपास बाहर हुए, फिर से मेंस में भी बाहर हुए, पीटी में भी बाहर हुए, बहुत ज़्यादा लोग नया तैयारी करना चाहेंगे अभी रिजल्ट आए देखकर। क्या उनको आप मैसेज देना चाहते हैं जो इंटरव्यू से बाहर हुए, जो नया तैयारी करने वाले हैं, या फिर पहले या दूसरे फेज में ही बाहर हुए, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए इंटरव्यू से तो मैं लास्ट ईयर भी बाहर हुआ था, इंटरव्यू तक गया था और लास्ट ईयर बाहर हुआ था, और बहुत कम मार्जिन से रहा था। तो मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो रहती है, और जैसे मैं इस रिज़ल्ट के लिए सर्टेन तो नहीं था, ये होपफुल था कि अच्छा जा सकता है, बट सर्टेन नहीं था, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं, 5-6 पेपर्स तो मेंस में ही हैं,
उसके बाद इधर पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। कोई भी 2-3 पेपर में अगर बिलो एवरेज चला गया तो रिजल्ट से हम बाहर हो जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि जिसमें हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं कई बार उसी में मार्क्स कम आता है, और जिसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं उसी में मार्क्स अच्छा आ जाता है। क्योंकि उस समय का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है, और उस समय का परफॉर्मेंस हम मेज़र नहीं कर रहे होते हैं, हम लिख रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, हम एसेस नहीं कर रहे होते हैं। तो हिम्मत से काम लेने की बात है, संयम भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक प्रिपरेशन हो जाने के बाद भी अनसर्टेनिटी रहेगा और उसको एक्सेप्ट करना है। रिजल्ट से आप कितना संतुष्ट हैं? अगला अटेम्प्ट देना है, क्या आप चाहते क्या हैं? और अभी इस रिजल्ट से आपको क्या लग रहा है कि आईएएस मिलेगा कि आईपीएस मिलेगा, आपका होम कैडेट बिहार मिलेगा या नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए, अब 2-3 महीने तो बीपीएससी में रैंक 1 था और इसमें रैंक 339, तो बड़ा गैप सा लगता है। तो अच्छा फील हो रहा था कि सिलेक्ट हो गया, 339 आ गया है, आईएएस आईपीएस के रेंज में आ गया हूँ मैं। आईपीएस तो सर्टेन है, स्टिल 1 और 339 थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा था। बट मैंने अपने आप को समझाया कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन अच्छा नहीं होता है, आईपीएस मिलेगा, और आईपीएस का रोल बहुत ही बड़ा है, उसमें इम्पैक्टफुल सर्विस है, उसमें डिस्क्रिप्शन भी बहुत होता है, और मैं एक्साइटेड हूँ आईपीएस ज्वाइन करने के लिए। इतना समझाने के बाद मैं खुश हूँ, लेकिन मैं आने वाला प्रीलिम्स तो दूंगा। अगर मेरे को आईएएस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, मैं आईएएस ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज़ आईपीएस की सर्विस भी ज्वाइन कर दूंगा मैं। सर्विस के साथ साथ ही दूंगा मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट, क्योंकि आईपीएस से मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। चलिए, तो ओम प्रकाश जी, हम भी ऐसा विश करेंगे कि आप जो हैं अगली बार 1 to 10 में आएँ, और यह भी आशा करूंगा कि लगातार बिहार से दूसरा टॉपर बने, क्योंकि आप बीपीएससी में भी टॉपर रहे हैं, और आशा मेरा है कि आप अगले साल अच्छा परफॉर्मेंस करें। देखिए, अगर मैं अटेम्प्ट दूंगा तो मेरे को भी आशा रहेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस हो, बट स्टिल मैं वही बात बोलूँगा, अनसर्टेनिटी रहता है, एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी शुड बी रेडी फॉर इट विथ हम्बल फीलिंग। तो ठीक है, अटेम्प्ट दूंगा। मैंने देखा है एग्जाम्पल, पीछे भी रैंक जाती है। और मैं आपको मैथ्स का एग्जाम्पल दे रहा था, जो मैथ्स के टॉपर थे उनका बहुत अच्छा रैंक आया था 100 के राउंड, वो आईपीएस बने थे। इस बार वो और पीछे चले गए, क्योंकि मैथ्स का पेपर बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट था। तो अटेम्प्ट देंगे, जो होगा सो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज़ आईपीएस से मैं बहुत खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। मैं सर्विस में जब जाऊँगा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मुझे आईएएस ही बनना चाहिए था, क्योंकि इसमें करने के लिए बहुत स्कोप है आईपीएस के अंदर में। एंड लॉ एंड ऑर्डर तो प्रीरिक्विजिट है प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉस्पेरिटी। चलिए, तो ये थे ओम प्रकाश गुप्ता जी, यूपीएससी इन्होंने निकाला, बीपीएससी 64वीं में 1 रैंक था इनका, और संतुष्ट हैं अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन अगला अटैम्प्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि आईएएस बनना इनका सपना है। तो इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने अपना सफ़र तय किया, सेल्फ स्टडी किया इन्होंने, और बहुत तरह के अपने जो हैं बताएं इन्होंने एक्सपीरियंस। तो आप भी इसको ज़रूर अपनाएं, अपने डेली रूटीन में लाएं, पढ़ाई में लाएं, फॉलो करें, और आप भी आगे बढ़े, बिहार का और देश का नाम रोशन करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।